ठीक है, आज यूरोप स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूरोप को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आर्कटिक सर्किल पे देख लेते हैं कि कौन कौन से देश पड़ रहे हैं, यूरोपीय देश। ठीक है, तो सबसे पहले दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसे, आइसलैंड। आइसलैंड, आइसलैंड की कैपिटल रेकजेविक। ठीक है, और फायर आइलैंड भी बोलते हैं इसको, किसको? आइसलैंड को फायर आइलैंड भी बोलते हैं। इसका आकार बढ़ रहा है, ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं, यहाँ पर मैग्मा निकल रहा है, सागर में गिर रहा है, ठंडा हो रहा है, भूमि क्या हो रही है, आगे की तरफ फैल रही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। उसके बाद स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। उसके बाद फिनलैंड, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। उसके बाद रूस दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, रूस से होकर जा रही है। फिर उसके बाद ये लाइन जब और आगे जाएगी तो कहां पर मिलेगी? फिर अलास्का होते हुए रूस के सामने। ठीक है, फिलहाल हम यूरोपीय देश देख रहे हैं। टोटल देश कितने हैं यूरोप में? यूरोप में 43 कंट्री हैं, है ना। 43 देश मेन है, बाकी और भी हो सकते हैं। कुछ साइट्स बता रही हैं 45 हैं, लेकिन कितने हैं? 43 देशों को हम पढ़ेंगे, मतलब 43 कंट्रीज हम पढ़ेंगे। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप कौन से नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है, ये पढ़ लिया था हमने। ठीक है, आइसलैंड में बता दिया मैंने, इसको फायर आइलैंड बोलते हैं, यहां से क्वेश्चन बन चुका है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश बोलते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि के सूर्य का देश। राजधानी कहाँ है? ओस्लो। ठीक है, स्वीडन की स्टॉकहोम है। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया पड़ती है, ये दिख रही होगी आपको, गल्फ ऑफ बोथनिया। यहाँ से ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है, गल्फ ऑफ बोथनिया किन दो देशों के बीच में है। ऐसे ही स्कैंडिनेवियन कंट्री पूछा है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि धरती पर ऐसी हलचल हुई है जिनसे पर्वत निर्माण हुए हैं। ठीक है, तो स्कैंडिनेविया रेंज है, पूरी माउंटेन रेंज है। तो स्कैंडिनेविया जब पूछेगा कितने देश आते हैं, तो खास तो 3 है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। उसमें डेनमार्क को भी लिया जाता है और आइसलैंड को भी लिया जाता है। ठीक है, फिर जब ये ओस्लो और इस तरह की जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट पूछ लेता है कभी कभी, हालांकि वो ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, साइंस का पार्ट होता है। नोबेल पुरस्कार सुना होगा आपने, सुना है? नहीं, पहले नोबेल पुरस्कार पे आते हैं। नोबेल पुरस्कार सुने हैं, सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं, है ना। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं और 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को क्या होती है अल्फ्रेड नोबेल की? बताइए, पुण्यतिथि होती है कि जन्मदिन होता है? ढूंढिए। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि, मतलब जिस दिन डेथ होती है उसको पुण्यतिथि बोलते हैं हिंदी में, और जिस दिन जन्म होता है उस दिन जन्मतिथि बोलते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने क्या बनाया उस जमाने में? टीएनजी बनाया, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। टीएनजी से ही बाद में क्या बना? डायनामाइट। डायनामाइट, ठीक है, डायनामाइट बनाया। तो उस जमाने के सबसे अमीर बोल सकते हो आप व्यक्ति हो गए वो इस आविष्कार से। लेकिन किसी को सुना उन्होंने कि अल्फ्रेड नोबेल ने विनाश का क्या बना दिया? आविष्कार कर दिया है। बड़ा दुख हुआ उन्हें। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना जितना पैसा था, है ना, वो स्वीडन में रख दिया। इसीलिए जो नोबेल पुरस्कार होता है वो स्वीडन की जो करेंसी थी वो क्रोनर होती थी। क्या होती थी? तो उसका जो ब्याज मिलता है उसमें से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो अब कितने फील्ड में दिए जाते हैं नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिए जाते हैं? तो आप ये होमवर्क है, ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं। 6 फील्ड होते हैं, 6 ही होते हैं। ठीक है, देखिए, फिजिक्स में दिए जाते हैं, केमिस्ट्री में दिए जाते हैं, चिकित्सा में दिए जाते हैं,
अर्थशास्त्र में दिए जाते हैं, लिटरेचर में दिए जाते हैं, और एक शांति का दिया जाता है। अब आपने ये बताना, मतलब ये ढूंढना है कि शांति वाला कहां पर दिया जाता है, ओस्लो में, बाकी और कहां दिए जाते हैं। तो इनको देख लेना आप, क्योंकि जो कुछ आविष्कार है वो कुछ जो प्राइज है वो बाद में स्टार्ट किए गए। क्या किए गए? तो जब हम ये पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने बता दिया कि अल्फ्रेड नोबेल से संबंधित जो भी चीजें होंगी, आप अल्फ्रेड नोबेल के बारे में पूरा पढ़िए। अल्फ्रेड नोबेल, और साथ में 2023 अब मिलने वाले होंगे, मतलब घोषणा पहले हो जाती है, मिलते 10 दिसंबर को हैं। तो अब अखबारों पे नज़र रखिए, जब भी आपको मिलता है, क्योंकि एक एक दिन आएगा ऐसे कि आज इसमें इतने साइंटिस्टों को क्या हो गया, पुरस्कार मिल गया, आज इतने, उन नामों को याद करना है आपने। क्या करना है? यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है, और साथ में अब यूपीएससी सिर्फ नाम नहीं पूछती है किसको मिला, यूपीएससी ये पूछती है क्यों मिला, ऐसा क्या काम किया उन्होंने। ठीक है, बहुत साल पहले एक वंगारी मथाई थी अफ्रीका में, ठीक है, उन्होंने ग्रीन बेल्ट रिवोल्यूशन चलाया था, लगभग करोड़ों पेड़ लगाए थे उन्होंने, उनको भी शांति का पुरस्कार दिया गया। तो वहां से क्वेश्चन पूछा उस जमाने में यूपीएससी ने कि क्यों मिला उन्हें, तो उनके ग्रीन बेल्ट रिवोल्यूशन के लिए मिला। मतलब मैं बता रहा हूं कि शांति का पुरस्कार सिर्फ शांति स्थापित करने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करना भी क्या है? शांति ही है। अगर इस धरती को शांत रखना है तो पर्यावरण भी क्या होना चाहिए? सुरक्षित। तो उस टाइम पर उन्होंने पूछा, वंगारी मथाई से क्वेश्चन पूछा कि उनके किस कार्य के लिए मिला, तो ग्रीन बेल्ट रिवोल्यूशन के लिए मिला उनके। ठीक है, तो आपने उनके कामों पे ध्यान देना है कि ऐसा क्या काम किया साइंटिस्टों ने, ऐसा क्या आविष्कार किया जिसकी वजह से उनको क्या मिल रहा है? नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। लिटरेचर में आपने वो बुक्स याद करनी है जो उन्होंने लिखी है जिसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। अर्थशास्त्र में आपने क्या करना है? इकोनॉमिक्स में अगर किसी को नोबेल पुरस्कार मिल रहा है तो आपने ये बताना है कि क्यों मिल रहा है, ऐसा अर्थशास्त्र में ऐसा क्या खोजा उन्होंने कि उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पूरा लेख आता है उस पर, कृपया उस दिन का जरूर पढ़ें। क्या करें? क्योंकि जब आप साइंस एंड टेक दे रहे होंगे तो वहां पर उधर से कवर होगा आपका पार्ट। समझ में आ गया? ठीक है। बाकी आपने एक ओम्बुड्समैन सुना होगा, ओम्बुड्समैन सुना है? ये बहुत पहले इन देशों ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इसलिए जब हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देशों की जब लिस्ट देखते हैं हम, तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश हैं ये। क्या है? करप्शन बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत साल पहले ही ऐसी संस्थाओं का निर्माण कर दिया जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब करप्शन नहीं होता है वहां पर। ठीक है, उसको हम अपने देश में लेके आए, और जब हम अपने देश में लेके आए तो पॉलिटी में पढ़ेंगे आप लोकपाल। क्या पढ़ेंगे? लोकपाल बिल, लोकायुक्त, यानी सेंटर में जो होता है वो लोकपाल होता है, और जो स्टेट में होता है वो कौन होता है? लोकायुक्त। फिर आपके लिए होमवर्क है, देखिए बताने के लिए फिर बता रहा हूं कि मैं बता दूं, लेकिन आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अपने मोबाइल का सही प्रयोग करें। आपने ढूंढना है लोकपाल कौन है, या लोकपाल आए हैं कि नहीं आए हैं देश में, लोकपाल बिल पास हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में पूरा पढ़ना है। साथ में उत्तराखंड के लोकायुक्त कौन है, और हमारे जो बगल में स्टेट, अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस भी दे रहे हो तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। उनकी पूरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कार्यकाल कितना होता है, उनके अंडर में कौन कौन लोग होते हैं, मतलब किन किन पर वो क्या कर सकते हैं, अधिकारिता कहाँ तक है उनकी, वो सब चीज़ें पढ़नी है। बाकी लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा आपको लोकपाल लोकायुक्त वाला चैप्टर, और थोड़ा नेट की भी सहायता दें। ठीक है, चलिए ये हो गया, इतना हो गया। तो इन देशों को हम पकड़ते हैं कहाँ से? यूरोपीय देशों को इधर से पकड़ते हैं, पुर्तगाल से। कहाँ से पकड़ते हैं? पोर्तुगल से पकड़ते हैं। या पहले ऐसा करते हैं कि पहले वाटर बॉडी कर रखी हमने, वाटर बॉडी कर रखी, उसे फिजिकल में कर लेंगे। चलो पहले ये देख लेते हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। ठीक है, और ये किस नदी के तट पर है? टैगस नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? टैगस नदी के तट पर है। बाकी आपको पता ही है कि भारत में आने वाली पहली व्यापारिक शक्ति कौन थी? पुर्तगाली ही थे। मैंने कहानी बता रखी है कि पहले वो 1492 में बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप तक गया, समुद्री मार्ग की खोज की। उसके बाद उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वास्को डी गामा 1498 में
क्या अपने पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की सहायता से कहां पहुंचा? कालीकट पहुंचा। कालीकट में राजा जमोरिन था। कालीकट का आधुनिक नाम पूछ रखा यूपीएससी ने, कोझई कोड है। जमोरिन ने उसको मसाले दिए, वो अपने देश गया, 60 गुना प्रॉफिट हुआ। फिर सबसे पहले आने वाले भारत में जो व्यापारिक शक्ति है वो पुर्तगाली है। बाद में और बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डच भी पढ़ते हो, फ्रेंच भी पढ़ते हो, इंग्लिश भी पढ़ते हो, सब लोगों को पढ़ते हो ना। ये यूरोपीय देश जो है, तो क्यों आए थे? इसीलिए आए थे, व्यापार की खोज में, ट्रेड। इतना समझ में आ गया? फिर सबसे बाद में भारत से जाने वाली जो बाह्य शक्ति है वो कौन है? वो भी पुर्तगाली है। 1961 में गए, ठीक है। गोवा हमें क्या कराना पड़ा? उनसे मुक्त कराना पड़ा। उसके लिए एक ऑपरेशन भी चलाया हमने, याद है? ऑपरेशन विजय। कंफर्म हो? 100% हो, है ना? थोड़ा सा मोबाइल जब है हाथ में तो उसको चेक कर लिया करो, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन पढ़ने अभी आपने। पुर्तगाल, इतना समझ में आ गया। फिर आप, अगला देश है स्पेन। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, ठीक है। और ये उसी नदी के तट पर है, लेकिन यहाँ पर शायद उसको मजेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मजेंसेस ही बोलते हैं। एक बार चेक करते रहिए भाई, चेक जितना करेंगे आप उतना अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि कान आपके सुन रहे हैं, आंखें आपकी देख लेगी। एक इंद्री आपकी कान है जिससे आप सुन रहे हो मुझे, दूसरी इंद्री क्या है? आंख। आंख से आप देख लोगे, बाकी फिर ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में एकदम याद नहीं होगा, बार बार उसको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद वो सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। फिर जब आप पेपर देंगे तो वो वहां पर चीजें क्लियर हो जाएंगी, अपने आप आ जाएगा वो वापस। तो स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है, ठीक है। इस वाले पेनिनसुला को क्या बोलते हैं? आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है। आइबेरियन पेनिनसुला में कौन कौन से देश आ रहे हैं? एक बार लिस्ट निकाल दीजिए। क्या 2 ही देश ले रहा है, या यहाँ पे एक छोटा सा देश पड़ता है एंडोरा? एंडोरा ला वेला कैपिटल है उसकी, जो कि स्पेन और फ्रांस की बिल्कुल बॉर्डर पर एक छोटा सा देश दिखेगा आपको। एंडोरा कैपिटल क्या है? एंडोरा ला वेला। बाकी स्पेन वालों का जो नेशनल गेम है बुल फाइटिंग है, सांडों के साथ लड़ाई, है ना। हमारे यहाँ भी करते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी होती है। दक्षिण भारत में आपने सुना होगा जल्लीकट्टू, बड़ा विवादों में रहा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी गया वो मामला, ठीक है। जो पशु प्रेमी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ठीक। बट ये परंपराएं कहां से प्रारंभ हुई? कहीं ना कहीं ये वीरता का प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस है। किस चीज की? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? नहीं, सुपीरियर बताने के लिए नहीं। युद्ध लड़ने पड़ते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। सेना को क्या करना होता था? सक्रिय रखना होता था। राजा शिकार पे जाते थे, शिकार पे जाने से जो सैनिक होते थे वो क्या रहते थे? अलर्ट मोड पे रहते थे। एक तरह से ट्रेनिंग थी ये, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं आप, क्या मतलब मनुष्य क्या कर रहा है? अपने आप को अन्य जो प्राणी हैं उन पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाना चाहता है। अन्य प्राणी जो हैं उन पर विजय प्राप्त करते हुए उन्हें कंट्रोल करना चाहता है एक तरह से। तो ये परंपराएं उस समय शुरू हुई होंगी, तो चल रही हैं अभी भी। तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, अभी ढूंढा, ठीक है। फिलहाल तब तक ये बे ऑफ बिस्के हाईलाइट कर दीजिए। इसके अगर आइबेरियन पेनिनसुला में पूछ रहा हूँ कितने देश हैं, ये पूछा था मैंने, तो पुर्तगाल और स्पेन ही है। हाँ जी, एंडोरा और जिब्राल्टर को भी ले रहा है वो। तो आपने क्या करना? पुर्तगाल लिखना है, स्पेन लिखना है, जिब्राल्टर यहाँ पर है, जिब्राल्टर रॉक मैंने बताई थी, और इधर एंडोरा, एंडोरा ला वेला, और फ्रांस का थोड़ा सा पार्ट आइबेरियन ट्राइब, ठीक है। साथ में मैंने बताया था आपको यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट है, स्पेन के नीचे नीचे मोरक्को पड़ रहा है। लेकिन मैंने कहा था जो छोटे छोटे जो यहाँ पे अगर आप डीप पढ़ेंगे तो सेंटा और स्यूटा, ये 2 जगह होंगी,
सेंटा और स्यूटा एक जगह पर शायद ब्रिटेन का अधिकार होगा, एक लिखा होगा ब्रैकेट में, एक जगह पे ब्रिटेन लिखा होगा, एक जगह पे स्पेन लिखा होगा। स्पेन वाले इधर होंगे, स्पेन वाले की तरफ ब्रिटेन होगा। सेंटा किस तरफ है, स्यूटा किस तरफ है, देखिए तो जरा डिटेल में, ऑक्सफोर्ड में देखिए है। अरे भाई बड़ा निकालना पड़ता है मैप, ये छोटा मैप है, इसका बड़ा मैप दे रखा है इन्होंने। अफ्रीका वाले मैप में दिखा रखा है, हाँ तो देखिए उसमें क्या सेंटा और स्यूटा। सेंटा किस तरफ है, सेंटा स्पेन वाली तरफ है, उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है, उसके क्या ब्रैकेट, स्यूटा कहां है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या पूछा आपसे, फिर बोलते हैं आपकी गुस्सा होते हैं, सोच समझ के बोला करो ना। स्पेन की तरफ क्या है ये पूछा मैंने, स्पेन की तरफ क्या है, स्यूटा है, उसके ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेन लिखा हुआ है पक्का 100%। और ये मोरक्को की तरफ क्या लिखा हुआ है, थोड़ा आंखों को कष्ट दो भाई, अभी दे दोगे पेपर में दिक्कत नहीं होगी, पूछेगा यूपीएससी, यहां से पूछेगा क्वेश्चन, वो आज नहीं तो कल पूछेगा। सेंटा की तरफ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इसको हिलाओ जरा, थोड़ा फिजिकल निकाल के दो मुझे, इसको बड़ा करो और बड़ा करो, नहीं दे रखा इसने भी। स्यूटा के ब्रैकेट में स्पेन लिखा हुआ और सेंटा के, तो स्टार्टिंग में मैंने यही बताया कि स्पेन इस तरफ है, लेकिन कब्जा उसने इस तरफ कर रखा है स्यूटा की तरफ, सेंटा इस तरफ है। आप बार बार बोल रहे हो कि जी स्पेन का कब्जा, स्पेन लिखा हुआ ब्रैकेट में, इधर दिख रहा है आपको यूके दिख रहा है, बड़ा करो और बड़ा करो, ये दिख रहा है यूके, ऊपर की तरफ यूके दिख रहा है, नीचे की तरफ स्पेन दिख रहा है, स्पेन इधर है, लेकिन यहां पर इस टिप पर कहीं पर स्यूटा की तरफ क्या कर रखा उसने, और उधर किसने कर रखा है। बोला था मैंने आपको सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये, जो भी जहाज जाएगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए जाएगा भूमध्य सागर में। इसी बारीकी को बताना चाह रहा था, यूपीएससी ऐसी ही बारीक क्वेश्चन पूछती है, उन बारीकियों पे आ जाइए, वापस आइए भाई। सीमित संसाधनों के साथ इतना ही बताया जा सकता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा ये स्पेन और फ्रांस के बीच में एंडोरा एक देश पड़ता है, एंडोरा ला वेला। उसके बाद ये अगला देश फ्रांस दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। फ्रांस के अगल बगल पहले वाटर बॉडीज देख लो, इधर बे ऑफ बिस्के है, दिख रहा है, इधर बे ऑफ बिस्के है, इधर गल्फ ऑफ लायंस होनी चाहिए, इसने लिखा नहीं है, गल्फ ऑफ लायंस होनी चाहिए, है वो भूमध्य सागर, बट भूमध्य सागर का एक पार्ट क्या गल्फ ऑफ लायंस है। इधर आपका सेल्टिक सी आ गया, इधर ये इंग्लिश चैनल आ गया, ये नॉर्थ सी आ गया, यहां पे एक स्ट्रेट आनी चाहिए, यहां पे बताइए कौन सी स्ट्रेट है, डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट। और फ्रांस से यूके जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए क्या है, इस स्ट्रेट के नीचे से रेलवे है, स्ट्रेट मतलब पानी है, पानी के नीचे जमीन है, उस जमीन के नीचे से भी क्या जा रही है, रेलवे। यानी अगर आपको फ्रांस से यूके जाना है तो क्या, अंडर वाटर रेलवे, पानी के नीचे से क्या है, यहां से आपको जहाज में जाने की जरूरत नहीं है या शिप में जाने की जरूरत नहीं है, नीचे यहां ट्रेन में बैठिए इधर जाइए, इधर ट्रेन में बैठिए इधर आइए, लेकिन कहां से, कौन सी स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, पक्का दिखाइए, फिजिकल दिखाइए, ये वाली है, यहां पर स्ट्रेट ऑफ डोवर दिख रहा है।
ऐसा ही यूपीएससी ने एक क्वेश्चन और पूछा, नेट पे ढूंढिए क्या टर्की में भी ऐसा है, अंडर वाटर रेलवे बना है क्या नया हाल ही में। टर्की में देखिए बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डेनलीज स्ट्रेट दो जगह पड़ती है वहां पर भी देखिए वो क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी। जहां जहां पे अंडर वाटर रेलवे होंगे वहां वहां से क्वेश्चन बनेंगे। फिर वापस आ जाइए, तब तक ढूंढ के रखिए, टर्की वाला पार्ट देखिए, वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। फ्रांस है, फ्रांस की कैपिटल कहां है, पेरिस है, और पेरिस किस नदी के तट पर दिखाई दे रहा है आपको, सीन नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, सीन नदी के तट पर है। ये इधर इंग्लिश चैनल है, ये यहां पे है, वो सुनते होंगे आप कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया, सुनने में ऐसा लगता होगा जैसे गंगा जी पार की, बहुत बड़ा है इंग्लिश चैनल। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि जो पानी का टेम्परेचर वो बहुत कम है, फिर भी उसको तैर कर क्या करते हैं लोग, पार करते हैं, नए नए रिकॉर्ड बनाते हैं। हल्का फुल्का पढ़ लेना, ग्रुप सी के पेपरों में आ जाता है कभी कभी कि पहली भारतीय कौन थी बालिका जिसने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया, ये पहला भारतीय पुरुष कौन था, बालिका कौन थी, आरती शाह थी, वहां से क्वेश्चन बन चुका है। ग्रुप सी टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब तो खैर ग्रुप सी वालों ने भी अपना लेवल बहुत ऊपर कर दिया है ना। तो ये आपका फ्रांस हो गया। क्या फ्रांस का मुझे अलग से मैप दिखाई दे सकता है? फिलहाल पहले फिजिकल में आ जाइए, मोटी मोटी चीजें बता देता हूं मैं। फिजिकल में आइए, इसे बड़ा कीजिए, पहले इसको दिखा दीजिए मुझे। ठीक है, ये पुर्तगाल वाला पार्ट हो गया, माउंटेन सी। फ्रांस वाला पार्ट दिखाइए, इधर दिखाइए, थोड़ा और इधर दिखाइए, नीचे कीजिए, और नीचे और नीचे। अब ठीक है, यहाँ पे एक तो गैरोनी नदी को देख लीजिए, बे ऑफ बिस्के में गिरेगी, गैरोनी रिवर को देख लीजिए, फ्रांस की जो रिवर है गैरोनी। तब तक मुझे फ्रांस का एक अलग से मैप और उसके बाद यूके का एक अलग से मैप फिजिकल बना के रखिए, मैं अभी बता देता हूँ फिर उसमें। ठीक है, मैसिफ का पठार, यहां से क्वेश्चन बना हुआ यूपीएससी का। मैसिफ जो दिख रहा है वो वहां से क्वेश्चन बन चुका है। गैरोनी रिवर एक ये इंपॉर्टेंट है, एक सीन नदी, क्योंकि जो आपका क्या है फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वो किस नदी के तट पर है, सीन नदी के तट पर है। पेरिस से एक क्वेश्चन और बना हुआ है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल नहीं, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल, यूनेस्को, यूनाइटेड UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो क्या करना, दरअसल याद रहता नहीं है, ठीक है, तो याद रहने के लिए आपको पता है कि वहां पे एक आईफिल टावर है, क्या है, आईफिल टावर है, उसके ऊपर लिख दो ऐसे करके, क्या, UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। एक पुल निर्माता इंजीनियर थे दरअसल आईफिल, ठीक है, उन्होंने बनाया था आईफिल टावर। जब वो पुलों के गार्ड्स को मिलाकर क्या कर रहे थे, एक ढांचा तैयार कर रहे थे, तो लोग हंस रहे थे उन पर कि क्या पागल हो गया कि ये क्या बना रहा है। और एक दिन जब ये बन गया तो आज ये शान है वहां की, कहाँ की, पेरिस। जब आप जाते हो तो एक फोटो जरूर खिंचाते हो, यहाँ पर खिंचाते हो, तो आज शान है। तो शुरू में जब कोई कार्य करता है व्यक्ति तो उसे पागल ही कहा जाता है, जब हट के कोई काम करता है। जैसे आप लोगों को ही बोलते होंगे, क्योंकि जिस माहौल में आप रहते हैं वहां पर यूपीएससी के बारे में नहीं सोचता जल्दी से कोई, आपको डिमोरलाइज करने वाले लोग बहुत सारे होंगे कि कहाँ होता है, बहुत कठिन होता है, इस तरह के कई लोग मिल जाएंगे आपको नेगेटिव करने वाले। तो ऐसे इन्हें भी किया, लेकिन अपना काम करते रहे। और क्या बनाया उन्होंने, आईफिल टावर बनाया, आज उन्हीं के नाम पर है, आज शान है। समझ में आया? आज इनके साथ, इसके साथ फोटो खिंचाने अगर आपने नहीं खिंचाई तो माना ही नहीं जाएगा कि आप फ्रांस गए। तो कुछ ऐसा करो, हट के करो काम, कि एक दिन लोग भी आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए क्या करें, है ना। कब तक दूसरों की पोस्ट पढ़ते रहोगे कि ये बन गई, वो बन गया, ये ऐसे बना, ये वैसे बना, इसने इंटरव्यू में ऐसा। अपना इंटरव्यू दो ना, एक दिन लोग आपको देखें, कुछ ऐसा करो। चलो, यूनेस्को हो गया, ठीक है। एक रिवर और है आपकी, रोन रिवर।
देखिए दिख रही है, कहां गिर रही है? गल्फ ऑफ लायंस में गिर रही है, रोन नदी यहां से गिर रही है, ये गल्फ ऑफ लायंस में गिर, भूमध्य सागर भी बोल सकते हैं, गल्फ ऑफ लायंस भी बोल सकते हैं। दिख रहा है? दिख रहा है? फिर एक ज्यूरा माउंटेन रेंज को हाईलाइट कीजिए, ज्यूरा माउंटेन रेंज। ज्यूरा माउंटेन रेंज दिख गया? फिर थोड़ा इस तरफ आ जाइए, एक इनके बीच में अगर आपको स्पेन से फ्रांस जाना है तो एक माउंटेन रेंज को आपको पार करना पड़ेगा, पेरेनीज करके होगा, एक PYRENEES, इसको हाईलाइट कीजिए। यानी अगर आपको स्पेन से फ्रांस जाना है तो पेरेनीज को क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा। और एक इसको बे ऑफ बिस्के के जस्ट नीचे इसको भी हाईलाइट कीजिए, स्पेन और ये इधर पड़ता है, कैंटाब्रियन माउंटेन्स, इसको भी हाईलाइट कीजिए, कैंटाब्रियन माउंटेन्स। दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है। फिर उसके बाद एक ये राइन नदी बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, राइन, कोल रिवर बोलते हैं इसको, कोयला नदी, कोयले का परिवहन होता है इसमें, जब दरअसल होता है राइन नदी। जब भी आप रिफ्ट वैली पढ़ रहे होंगे, रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटी जब आप पढ़ रहे होंगे तो दो उदाहरण याद रखने हैं आपने। कौन से? एक ये कि रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है विश्व में? आंसर राइन। कौन सी? राइन। और जो रिफ्ट पड़ा हुआ है उस रिफ्ट का इधर वाला जो पार्ट पड़ता है, किधर? फ्रांस वाला जो पार्ट पड़ता है, जो माउंटेन पड़ता है, उसको बोलते हैं वोस्जेज। क्या बोलते हैं? दरअसल राइन नदी दो, इनके बीच में ये वोस्जेज है और ये ब्लैक फॉरेस्ट है। ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पड़ेगा आपका, माउंटेन टाइप का दिखता है, पहले एक ही था, बीच में दरार पड़ी, नीचे पार्ट धंस गया, उसमें से होकर राइन नदी क्या हो रही है? बह रही है। क्या हो रही है? तो जब भी आपसे बोलेगा कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, तब आपने बोलना राइन नदी है, जो कि वोस्जेज फ्रांस, साथ में ब्रैकेट में क्या लिखना आपने? फ्रांस, और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के बीच की रिफ्ट से होकर क्या हो रही है? ऊपर की तरफ बह रही है। और कहां गिर रही है? नॉर्थ सी में गिर रही है। और नॉर्थ सी को बड़ा अशांत सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ा अशांत सागर कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, वो आखिरी देश कौन सा है जहां से राइन नदी गिरती है? वो कौन सा, मतलब बहकर नीचे गिरती है? जैसे हमारी गंगा है तो वो बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ऐसे ही वो आखिरी देश कौन सा है जहां पर राइन नदी क्या होती है? हाँ बिल्कुल, नीदरलैंड। ठीक है। और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। और यहां के निवासियों को क्या कहा जाता है? डच। आए थे भारत में, कई लोगों को नहीं पता है कि डच भारत में जो आए थे वो कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड का एक नाम और क्या है? हॉलैंड भी है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। नीदरलैंड का एक नाम हॉलैंड भी है और यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। क्लियर हो गया? मोटा मोटा बता रहा हूँ यार, अभी इतना भी कर लोगे तो बहुत है। अभी तो आप बाल्यावस्था में हो, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, धीरे धीरे जब आप डेप्थ में जाओगे। और ये ज्योग्राफी नहीं है, फिर बता दूं मैं आपको, ज्योग्राफी स्टार्ट करने के लिए, आसान बनाने के लिए, इतिहास को आसान बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मैपिंग कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए जी, तो ये राइन नदी भी हो गई। ठीक है। उसके बाद अल्प्स को हाईलाइट कीजिए। ये अल्प्स माउंटेन रेंज है, ये भी फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। जैसे हम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं कि यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन कौन से? हिमालय है। वैसे अल्प्स भी क्या है? फोल्डेड माउंटेन्स है। क्या है? फोल्डेड माउंटेन्स हैं। और माउंट ब्लैंक इसका शायद हाईएस्ट पीक है, 4807,
है ना, माउंट ब्लैंक। और ये जो ज्यादा पार्ट पड़ेगा स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा पॉलिटिकल थोड़ा फिजिकल। फिर पॉलिटिकल में आ जाइए, उधर से दिखा देता हूं मैं। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पड़ते हैं, और जगह भी पड़ते हैं, बट मोस्टली पार्ट जो पड़ेगा वो कहां पड़ेगा? स्विट्जरलैंड। तो ये यहां पे दिख रहा है आपको स्विट्जरलैंड। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि स्विट्जरलैंड को कितने देश स्पर्श करते हैं। तो देखिए इधर से फ्रांस स्पर्श कर रहा है, इधर से चलो ऊपर से क्लॉकवाइज चलते हैं, इधर से जर्मनी कर रहा है, इधर से ऑस्ट्रिया कर रहा है, इधर से इटली कर रहा है, लेकिन एक छोटा सा देश भी है लिचेंशियन, कल बताया था मैंने, वाडूस कैपिटल है उसकी, वो भी टच कर रहा है। तो 5 देश स्पर्श करते हैं इसको। कितने? एक लिचेंशियन करके एक देश होगा, उसकी कैपिटल वाडूस है, वो भी प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए, हमें पेपर निकालना है खाली। ठीक है, वहां के लोग अपने देश का नाम क्या बोलते हैं इससे हमें अभी फिलहाल मतलब नहीं है, देख लीजिए वरना नेट पे डाल के कि उसका एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है। फिलहाल हम स्पेलिंग के हिसाब से जा रहे हैं कि ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, ये ऑस्ट्रेलिया है, लिचेंशियन है और इटली है। ये 5 देश क्या कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था तरीका क्या होता है कि बीच में लिख दीजिए स्विट्जरलैंड, क्या लिख दीजिए, ऐसे करके लिख दीजिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 देशों के नाम और उनकी राजधानियां लिख दीजिए कि कौन कौन से देश क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कौन फ्रांस कर रहा है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और जो कि फिर बार बार बोलिए उसको, जितना रिवाइज करोगे, जितना जप करोगे, उतनी सिद्धियां मिलेंगी आपको। ठीक है, तो फ्रांस हो गया, फ्रांस की राजधानी कहाँ हो गई? पेरिस हो गई। पेरिस किस नदी के तट पर हो गई? सीन नदी के तट पर हो गई। दूसरा देश कौन सा हो गया? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी कहाँ हो गई? बर्लिन। बर्लिन किस नदी के तट पर हो गया? स्प्री नदी के तट पर हो गया। ये हिंदी में बोल रहा हूं, इंग्लिश में बोलना है तो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ स्प्री। क्या बोलना है? दिखेगी नहीं आपको स्प्री, छोटी नदी है। तो बर्लिन जो है वो किसके किनारे हो गया? स्प्री। स्त्री मत लिख देना, स्प्री, प्रा प्रा स्प्री। तीसरा देश कौन सा हो गया? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कैपिटल क्या हो गया? वियना। और वियना किस नदी के तट पर हो गया? ध्यान से देखो जरा, वियना किसी नदी के तट पर है क्या? और ये ढंग से देखो एक बार, इस पे नहीं दिख रहा है तो नेट का प्रयोग करो। टाइम मैं इसीलिए देता हूं, दरअसल इस क्लास का उद्देश्य आपको पढ़ाने के साथ साथ कहां? उत्तराखंड के। जब मैं बोल रहा हूं तब कोई नहीं बोलेगा। उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में, जहां की भौगोलिक स्थिति क्या है? बहुत दुर्ह कठिन है, जहां पर क्वालिफिकेशन मतलब जो एजुकेशन का लेवल है वो क्या है? थोड़ा डाउन है। कारण क्या है कि बहुत काम होता है पहाड़ में। क्या होता है? आप तो स्कूटी में आए या उसमें ऑटो में बैठ के आए, बढ़िया। वो पहाड़ में बैठी हुई जो बालिका होगी ना, वो धारे पनेरों से पहले पानी भर के लाएगी, है ना, और क्या करेगी? गाय के लिए घास काट के ला गई होगी, अभी तक सुबह सुबह लकड़ी ले आई होगी। उसके लिए भी है क्लास। इसीलिए थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं कि एक एटलस शायद उसके पास भी होगा, उस बालिका के पास या बालक के पास, वो एटलस में देख रहे होंगे, देखने में टाइम लगेगा। यहाँ पे तो मैं डांट फटकार के आपसे ढूंढवा लूंगा, लेकिन वहां थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और मेरी डांट को प्रसाद समझा करो। क्या समझा करो? प्रसाद है गुरु का। ठीक है, भला ही होगा, बुरा नहीं होगा किस चीज से। और मैं अंदर से नहीं डांटता हूं, सिर्फ क्या ये बाहरी रूप है बस। नारियल, कोकोनट, है ना, बाहर से कैसा सख्त और अंदर से। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना कहाँ है भाई? डेन्यूब नदी के तट पर है। ठीक है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है दरअसल वियना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में है। साथ में कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी सुना होगा आपने, CTBT सुना है, उसका भी कार्यालय कुछ यहीं पर है वियना में।
और भी हेडक्वार्टर हैं, वो बाद में लिस्ट लिखनी है हमने पूरी, पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जरूर याद रखना। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अभिकरण, अनुसंधान नहीं, अभिकरण है ना, हिंदी में अगर बोलेंगे तो परमाणु ऊर्जा अभिकरण का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर को क्या बोलते हैं? मुख्यालय। कहां पर है? आंसर वियना में है। और कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्टबेड ट्रीटी पढ़ेंगे ना, अभी आपने तो परमाणु पूरा पढ़ना है, भारत की जो परमाणु नीति है वो पढ़नी है, ठीक है, पूरे विश्व के जितनी भी ट्रीटीज होंगी वो पढ़नी है, एनपीटी पढ़ना है आपने अभी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, फिर ये पढ़ना है भारत ने साइन क्यों नहीं किया, फिर ये पढ़ना है कि सीटीबीटी पर क्यों नहीं किया भारत ने साइन, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मना किया, उस समय सरकार में नहीं थे लेकिन उन्होंने क्यों दूसरी सरकार को ये बोला कि सीटीबीटी पर साइन मत करना वरना क्या हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो दूरदृष्टा लोग थे वो। चलो फिर अगला देश कौन सा है इसमें? लिचेंशियन, जिसको मैंने बोला वाडुस कैपिटल है इसकी। और एक देश मैंने क्या बताया? इटली। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। रोम किस नदी के तट पर है? टाइबर नदी के तट पर है। पहले छोटी छोटी चीजें याद कर लो, तभी प्रेम होगा आपको इससे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जैसा शहर एक दिन में नहीं बनता। आईएएस भी एक दिन में नहीं बनते हैं, यूपीएससी एक दिन में नहीं निकलता है। कुछ लोग बोलते हैं हमने 2 महीने पहले किताब उठाई, पेपर देने गए, प्री क्वालिफाई हो गया, फिर हम सो गए, फिर रिजल्ट आया, फिर 2 महीने बचे थे, फिर हमने मेंस की तैयारी की और टॉप 10 में आ गए। ऐसा हो सकता है? शायद हो सकता हो, किसी को अगर गॉड गिफ्ट हो, है ना। बट एक आप सामान्य लोग ही हैं, हम लोग, आप लोग सब क्या है? सामान्य हैं। तो देख लीजिए, क्या पता अगर 2 महीने में निकलता है तो निकाल के देखिए, मना मत करो यार, कुछ भी संभव है ना। इटली, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जैसा शहर एक दिन में नहीं बनता। ऐसा क्यों कहा जाता है? हूण पढ़ते हैं हम, हूण सुना है? हन, इंग्लिश में हन बोला जाता है। व्हाइट हंस एंड ब्लैक हंस, एफ्थलाइट्स भी बोला जाता है उनको। क्या बोला जाता है? वो पिक्चर देखी होगी आपने, बाहुबली, उसमें जो आक्रमण है वो जंगलियों का, वो हन है। कौन है? हूणों का आक्रमण है महिष्मती पर, ठीक है। तो ऐसा ही एक हूण था जिसका नाम था अटीला द हन। उस अटीला द हन ने रोमन साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। उस रोमन साम्राज्य को कि जिसको प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी बोलते थे, क्वीन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड बोलते थे, जहाँ के सबसे अत्याधुनिक हथियार थे उस जमाने के, उस जमाने के सबसे जो अच्छे हथियार, अच्छी सेना, अच्छे नोबल्स, नोबल्स मतलब ब्लू ब्लड, जो अपने आप को कहते थे हमारा खून लाल नहीं है नीला है, मतलब बुद्धिजीवी लोग कहाँ थे? रोम में थे। लेकिन एक जंगली ने क्या कर दिया? उसको, रोमन साम्राज्य को तबाह कर दिया। वहाँ का सारा सोना अपने देश में लेके गया और वहाँ पे उसने उसी तरह से क्या की? बिल्डिंग्स बनाई। लेकिन वहाँ पर वो अनुशासन नहीं आ पाया। जैसे देखा ही होगा आपने, जो असभ्य होते हैं, जो वैसे लोग होते हैं, उनको कितनी भी अच्छी बिल्डिंग बना के दो, अगर उन्हें गुटखा थूकना होगा तो थूकेंगे सीढ़ियों पर। क्या करेंगे? पान थूकना होगा तो थूकेंगे। देखा होगा आपने, आप अब तो नहीं दिख रहा होता, लेकिन पुरानी जो सरकारी बिल्डिंगें होती थी वहां पे देखते थे हम, दीवारें जो होती थी पूरी क्या लाल होती थी, गुटखा थूका हुआ है, पान थूका हुआ है ना, गंदगी फैला रखी है। स्वच्छ भारत मिशन आने के बाद थोड़ा बहुत क्या हुए? परिवर्तन हुए हैं। नए जो युवा पीढ़ी है वो स्वच्छता के प्रति सचेत हुई है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, आप लोग क्या करते हो। तो अटीला ने फिर दोबारा वहां के नोबल्स पकड़े। कहाँ के? इटली के। और उनसे पूछा यार मैं सारा सोना मैंने लूट लिया रोम का, फिर भी क्या हो रहा, मेरे देश में वो बात आ ही नहीं पा रही। तो उन नोबल्स ने कहा कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जैसा शहर एक दिन में नहीं बनता है। कारण क्या है? सभ्यता को बनने में हजारों साल लगते हैं। क्या लगते हैं? एक सभ्यता को बनने में हजारों साल लगते हैं। आप रोम का सोना लूट सकते हो, सभ्यता को नहीं लूट सकते। सभ्यता तो धीरे धीरे ही क्या होगी? बनेगी, ठीक है। तो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन भी ऐसे ही है। शुरू में तो बैठना सीखते हैं आप लोग, धीरे 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 दिमाग के क्या होते हैं आपके? पुर्जे खुलते हैं। फिर धीरे धीरे, मैंने कहा एक समय ऐसा आता है कि आपके सिर के पीछे दिखता नहीं है वो, बट
महसूस होता है क्या, एक हालो बनता है, यानी आप ज्ञानी हो जाते हो, होते हो। तो क्या किसी का बना है, किसी को महसूस हो रहा है अभी? अभी नहीं हो रहा है, चलो हो जाएगा जल्दी। किसके होता है? जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं उनका होता है, ठीक है। कहानी सुनाऊं? सुना देता हूं। जो वास्तविकता से परिचित होते हैं ना उनको पता होता है। तुलसीदास जी शव यात्रा में गए, किसमें? शव यात्रा में गए तो सबके पीछे एक क्या था? हालो बना हुआ था। कहाँ? सिर के पीछे एक हालो बना हुआ था। सब यात्रा में गए, डेड बॉडी को जलाया वलाया, तब तक सबके क्या था? बना हुआ था। फिर धीरे धीरे घर आने लगे सब लोग, और सबके वो जो बल्ब होते हैं पीछे वो बुझने लगे। क्या होने लगे? लेकिन तुलसीदास का जाते हुए भी था, आते हुए भी था। तो लोगों ने पूछा, भाई सबके बुझ गए, आपका जल रहा है अभी, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, देखो आप लोग जब तक जा रहे थे तब तक आप वास्तविकता से परिचित हो गए थे कि संसार कुछ नहीं है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है ना, कुछ नहीं है, मिथ्या है, एक दिन सब क्या होना है। तो आपने वहां तक तो याद रखा जहां तक डेड बॉडी जलाएगी। जैसे आप वापस आए वैसे ही क्या हुआ, आप लोगों को अपने अपने कार्य याद आने लगे कि मैंने उससे इतने पैसे लेने हैं, मैंने उसके इतने पैसे देने हैं, आज उसको क्या करना है? बेवकूफ बनाना है, आज उसको पीटना है, जो भी है इस तरह के। तो आपको जो ज्ञान के बल्ब थे वो क्या होने लगे? बुझने लगे। मैं हर समय इसका स्मरण करता हूं, इसलिए मेरे पीछे क्या है? जाते हुए भी और आते हुए भी। कहानी है, सत्य घटनाओं पे आधारित है कि नहीं मैं नहीं जानता, बट ऐसा बताया जाता है, ठीक है। इटली, रोम समझ में आ गया? ठीक है। थोड़ा सा फिजिकल दिखा दो इटली वाला। अच्छा, एक ये मोनाको लिख दीजिए। फ्रांस और इटली के बीच में एक देश पड़ता है मोनाको, बहुत छोटा सा देश है ना। एक यहाँ पे वेटिकन सिटी पड़ेगा इटली में, जो जहाँ की कौन रहते हैं? पोप रहते हैं। ईसाइयों के धर्मगुरु कौन होते हैं? पोप होते हैं। तो इस समय पोप कौन है? उनका नाम क्या है जो पोप है? क्या जब पोप चेंज होते हैं तो जो आपका वेटिकन सिटी का जो महल है या जो पोप का निवास है, वहां पर एक चिमनी है, उसमें सफेद धुआं निकलता है। इसका मतलब अब पोप क्या कर रहे हैं? अपना पद छोड़ रहे हैं, फिर दूसरा पोप बनाया जाता है। तो कुछ ऐसा हुआ था कुछ साल पहले, मैंने सुना था कि दक्षिण अमेरिकी देश का पहला व्यक्ति पोप बना था, अर्जेंटीना का पोप बने थे। मतलब अधिकतर दक्षिण अमेरिकी देशों से कभी कोई पोप नहीं बने थे, लेकिन उस समय बने थे। फिर इनके नाम कुछ ऐसे होते हैं, रेटजिंगर करके होते हैं। तो आपने ढूंढना है वर्तमान में पोप कौन है, कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। उससे पहले कहाँ के थे? फ्रांसिस बोला जाता। तो पहले थोड़ा ढंग से पढ़ लो ना, उसके बाद बताओ। कई बार पूछा मैंने, कौन है वर्तमान में पोप? वेनेडिक्ट बोला जाता है ना, वेनेडिक्ट 16 है, वेनेडिक्ट 17 है, कौन सा नंबर है उनका? वहां पे सभी लोग पुरुष हैं, कम जनसंख्या है, महिलाएं नहीं है, ठीक है। अधिकतर लोग जो हैं वो कौन है? पादरी हैं। तो वेटिकन सिटी में रहते हैं। क्लियर हो गया? तो कमाल की बात है, आपके नेट पर। हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी देश है। तो अर्जेंटीना से बने थे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि दक्षिण अमेरिकी देश से कोई व्यक्ति क्या बने? पोप बने। उनका नाम क्या है? हाँ, जॉर्ज मारियो बर्गो। ब्रैकेट में क्या वेनेडिक्ट नंबर लिखा हुआ है? वेनेडिक्ट 16 है, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी ये कलर के कुछ वो दिख रहे होंगे, मैं बता चुका हूं पहले। कोर्सिका फ्रांस का है, सार्डिनिया इटली का है, और बेलेरिक आइलैंड स्पेन का है। ये 3 आइलैंड जरूर याद रखने हैं। साथ में इसके बीच में एक स्टेट बता रखा होगा, कोर्सिका सार्डिनिया के बीच में कौन सी स्टेट है? स्टेट ऑफ बोनिफेसियो। बोनिफेसियो स्टेट से क्वेश्चन बन चुका है।
और मैंने आपको बता दिया था कि कोर्सिका के अजासियो शहर में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। एक आइलैंड पर वो पैदा हुआ और एक आइलैंड पर उसकी मृत्यु हुई। जहाँ पर मृत्यु हुई वो मैंने बता दिया था आपको, सेंट हेलेना आइलैंड, कहाँ पर, अटलांटिक ओशन में। ठीक है, फिर थोड़ा सा इसको इधर कर दीजिए, फिजिकल की तरफ, फिजिकल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का हेडक्वार्टर कहाँ है? अरे स्विट्जरलैंड तो देश है। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन बन चुका है पहले। रेड डेटा बुक मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज जिसमें होती हैं, इंडेंजर्ड मतलब जो विलुप्त होने की कगार पर हैं या विलुप्त हो चुकी हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाती है, वो रेड डेटा बुक बोलते हैं उसको। उसको कौन जारी करता है? उसको IUCN जारी करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, GLAND, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में देखिए लिस्ट पढ़नी है अभी हमने, जिनेवा में किस किस के हेडक्वार्टर हैं। बहुत सारे हेडक्वार्टर जिनेवा में है। एक लेक जिनेवा है, एक जिनेवा सिटी है, उसमें क्या है आपका, बहुत सारे UNO के भी हेडक्वार्टर हैं, अन्य संस्थाओं के भी हेडक्वार्टर हैं। उसकी लिस्ट अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको, थोड़ा इसको बड़ा करो और ऊपर करो इटली को। मैंने कहा ना कि उस तरह के मैप नहीं दे पा रहे हो आप मुझे, अगर उस तरह के मैप दोगे तो मैं ज़्यादा अच्छा बता पाऊंगा। ये देखिए, एक तो पो दिख रही होगी आपको, यहाँ पे एक नदी है पो, इटली की गंगा बोलते हैं इसको। ठीक है, एक वेनिस शहर दिख रहा होगा आपको इस तरफ, एड्रियाटिक सी के तट पर वेनिस दिख रहा है। मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी होगी आपने, वेनिस शहर दिख रहा है। ठीक है, एक अब इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, APENNINES, इसको क्या प्रोनाउंस कर रहा है? बाकी अगर स्पेलिंग के हिसाब से देखेंगे तो एपेनाइंस, एपेनीज, एपिनाइंस करके माउंटेन रेंज है, वो कहां पर है? इटली में है, दिख रहा है। दो वॉल्केनो दिखेंगे आपको, दो क्या तीन वॉल्केनो याद रखने हैं आपने। एक वेसुवियस याद रखना है, एक एटना याद रखना है, एक स्ट्रोम्बोली याद रखना है। कौन कौन से? एक याद रखना है आपने विसुवियस, एक याद रखना आपने एटना, एक याद रखना आपने स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को बता चुका हूं मैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। दिख रहा है? दिख रहा है? एक नेपल्स नगर दिख रहा होगा वहां पर, वो बर्बाद हुआ किसकी वजह से? उसके बगल में एक वॉल्केनो दिख रहा होगा, देखिए नेपल्स के बगल में। इटली में क्या नेपल्स नगर, जो नगर वगैरह दिखेंगे बच्चे, वो दिखेंगे पॉलिटिकल में। किसमें दिखेंगे? नीचे पॉलिटिकल है। इटली पढ़ रहे हैं हम, दिख रहा है नेपल्स। अब उसके बगल में वॉल्केनो देखो, क्या विसुवियस दिख रहा है? हाँ, तो विसुवियस के कारण वो शहर तबाह हुआ है किसी जमाने में। ठीक है, वहां पर जो जिस स्थिति में, उसके अगल बगल कहीं कुछ एक ऐसी जगह है जहां पर जो जिस स्थिति में था वो उसी स्थिति में क्या हो गया? पत्थर बन गए। पत्थर बन गए मतलब मर गए। उनके ऊपर वॉल्केनिक डस्ट क्या हो गई? जमा हो गई। एक तरह से वो पत्थर बन गए। मतलब जब वहां खुदाई हुई तो माँ है और उसके हाथ में शिशु है, और उन पत्थरों को जब आप देखोगे तो उनके चेहरे पे वही डर के भाव हैं जो एक माँ के चेहरे पर हो सकते हैं तब, जबकि वो और उसका बच्चा क्या हो रहा है? वॉल्केनो की वजह से क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। समझ में आया? तो मैंने कहा वॉल्केनो के जो पायरोक्लास्टिक फ्लो है उसकी वजह से नहीं मरे वो, यानी उसके लावा की वजह से नहीं मरे, वॉल्केनिक डस्ट की वजह से मरे, और वहीं क्या हो गए? जम गए वो। तो कई लोग हैं वहां पर, नेट पे सर्च मारिए, उनको देखिए, तब आपको पता चलेगा कि संसार क्या है ना? संसार क्षणिक है। क्या है? क्षणिक है। ये किसने कहा? भाई आप ऋषिकेश में बैठे हो, थोड़े थोड़े प्रवचन भी सुन लिया करो, है ना? प्रवचन मतलब शंकराचार्य थे अद्वैतवाद के संस्थापक,
पता है आदिगुरु शंकराचार्य, बार बार बात करता हूं मैं, प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है उनको, कहा जाता है। बौद्ध धर्म को हटाकर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले शंकराचार्य थे। कुछ चीजें बोली उन्होंने, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम। इसका मतलब समझते हो? पुनरपि जन्मम, बार बार जन्म लेना, पुनरपि मरणम, बार बार मरना है, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में जाना है। भाई माता के गर्भ में ही तो होता है शिशु, है ना। उससे बढ़िया ये है कि अगर इससे मुक्त होना चाहते हो तो भज गोविंदम। बट फिलहाल आपने अभी गोविंद नाम बाद में भज लेना, फिलहाल आपने पेपर निकालना है, ठीक है। और एक चीज और कही उन्होंने, क्या, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा श्लोक कहा, पूरा मुझे भी ध्यान नहीं है, माता जी ने सिखाया था तब सीखा नहीं, जितना सीखा उतना बता देता हूं। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, समझने की कोशिश करो संस्कृत में। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम मतलब आयु प्रतिदिन क्या हो रही है, आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम मतलब आयु का रोज रोज क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। बर्थडे सेलिब्रेट जो हम कर रहे हैं ना, ये समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं, हम तो उस तरफ को जा रहे हैं। किस तरफ को? उस तरफ को। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम प्रत्यायांते गता पुनर्न दिवसा, जो दिन चला जा रहा है वो दोबारा नहीं आ रहा है। प्रत्यायांते गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षका, काल हर समय क्या है, भक्षण करने के लिए तैयार है। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला, लक्ष्मी मतलब जानते हैं जिनका वाहन उल्लू होता है। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला मतलब जो लक्ष्मी है वो चपल है। आज तुम्हारे पास है, कल हो सकता है ना हो तुम्हारे पास, मेरे पास हो। आज मेरे पास है, हो सकता है कल ना हो, कल किसी और के पास हो। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चंचलम जीवितम करके कुछ ऐसा बोला उन्होंने। और जो जीवन है वो विद्युत की तरह है, बस यूं थोड़ी देर के लिए होता है ना, जो वैसे ही है। समझ में आया? थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ भी जाओगे तो डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं होगी आपको कभी। जो एक नया टर्म आए हैं उससे आपको बार बार सत्यता का ज्ञान होता रहेगा और पता चलता रहेगा कि उन विद्वान लोगों ने क्या क्या बोला है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कहां पहुंचे? ये सिसिली जरूर याद रखना है आपने, इटली का ही पार्ट है, इटली का ही पार्ट है सिसिली। इसके यहां पर एक स्टेट याद रखनी है आपने, कौन सी? मसीना जल संधि याद रखनी है। इधर टेरेनियन सी है, इधर आयोनियन सी है, इधर एड्रियाटिक सी है। बार बार ध्यान रखना आपने, इटली किस किस सी से है, भूमध्य सागर, लेकिन भूमध्य सागर के ही पार्ट है। एड्रियाटिक सी, टेरेनियन सी, आयोनियन सी। यहीं पर आपने लिपारी आइलैंड याद रखना है इटली में, जो कि स्ट्रम्बोली वॉल्केनो के लिए मैंने बताया था, आपको बताया था, ठीक है। बाकी इसके नीचे सिसिली के नीचे एक माल्टा याद रखना आपने, माल्टा की कैपिटल वेलिटा है। एक हवा याद रखनी है आपने, यहां से सारा डेजर्ट से एक हवा चलती है भूमध्य सागर से, क्या लेते हुए, जलवाष्प लेते हुए, बादल बनाते हुए, और कहां बहती है, कहां कहां बरसती है, सिसिली में और इटली में बरसती है। रक्त वर्षा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है कि कौन सी जो हवा है, कौन सी पवन ऐसी है जो क्या करती है, ब्लड ड्रेन करती है, रक्त वर्षा करती है। रक्त नहीं होता वो, दरअसल सारा डेजर्ट की लाल रेत बारिश के साथ क्या होती है, वर्षा में गिरती है। सारा अगर व्हाइट कलर करा रखा होगा तो सब क्या खराब हो जाता है। तो कौन सी हवा है बताओ, ढूंढो, ढूंढिए। ब्लड ड्रेन के लिए जिम्मेदार इटली में, सिसिली इटली में सिरोको, बिल्कुल सिराको या सिरोको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बने हैं। एक और मैं अफ्रीका में बताना भूल गया, डॉक्टर विंड पूछा एक बार उसने, है ना। तो सहारा और साहिल के आसपास एक देश में, गिनी देश है, कौन सा है वो, वहां पर चलती है हर मटन, उसको डॉक्टर विंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत ह्यूमिडिटी होती है, और वो गर्म हवा जब चलती है ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है। ह्यूमिडिटी के खत्म होने से क्या होता है, थोड़ा मौसम सुहाना हो जाता है। वैसे वहाँ के लोग थोड़ा बीमार से, परेशान से रहते ही हैं, जो जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जब वो हवा चलती है तब थोड़ा वो स्फूर्ति और क्या अनुभव करते हैं,
अच्छा अनुभव करते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी, डॉक्टर विंड, डॉक्टर विंड, विंड का एक अलग चैप्टर पढ़ना, उसमें लिस्ट पढ़नी है हमने पूरी, उसमें फॉन पढ़नी है, सिरोको पढ़नी है, ब्लिजार्ड पढ़नी है, ठीक है, और नॉर्वेस्टर पढ़नी है, पुर्गा पढ़नी है, गिबली पढ़नी है, और कौन कौन सी, अमेरिका में कौन सी बताई थी मैंने, चिनूक पढ़नी है ना। और हवाओं में ये भी पढ़ना है कौन सी हवा हिमभक्षी है, कौन सी हवा अंगूर की फसल को पकाने के लिए सक्षम है, इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने हल्का हल्का बता दिया, अब आगे चलेंगे, ठीक।